बाकी लेट्स बिगिन विथ कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स। ठीक है। कार्ल मार्क्स में आपके क्लास एग्जाम के लिए तीन चीज पढ़ना है आपको। क्लास स्ट्रगल, स्ट्रगल। ठीक है। एलिनेशन, एलिनेशन, एलिनेशन। मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है। ये इसकी चार थ्योरी है। ठीक है। पर इसका जो थ्योरी है उसको क्या कहते हैं? मार्क्सिज्म। कल मैंने आप लोग को मार्क्सिज्म बता दिया था। ठीक है। और उसके बाद इसने चार चीज और भी एक्स्ट्रा बताया बताया तो इन्होंने बहुत कुछ है। और इसी को फिर हम लोग हर जहां अप्लाई करेंगे सोसाइटी में, यही सोशोलॉजी का काम करती है। सोसाइटी में हम इस चीजों से, चार चीजों से एक निचोड़ लेंगे। ठीक है। वी विल टेक द बेस्ट, द प्रिंसिपल आउट ऑफ इट, एंड देन वी विल अप्लाई इट एवरीवेयर। ठीक है। अब देखो मार्क्स क्या कहता है। पहला कंडीशन मार्क्स क्या मांगता है? ए मैन मस्ट प्रोड्यूस, ए मैन मस्ट प्रोड्यूस। ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है। इन ऑर्डर टू, ए मैन मस्ट प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है। सर, यहाँ पे मैन का मतलब है बोथ, एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा तो उसको दो चीज की आवश्यकता होती है टू प्रोड्यूस एनीथिंग। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन requires two things. One is forces of production, production. Other is सोशल रिलेशनशिप। relationship of production. ये एक्चुअली क्या है? सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज की जरूरत है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको, हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब सोशोलॉजी की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, कैपिटल। कैपिटल क्या है? मशीन, टूल्स। कैपिटल के साथ साथ मशीन, टूल्स। उसके बाद क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? प्रोसीजर ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। तो इन सब चारों चीज को कौन ऑन करता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को कार्ल मार्क्स क्या बोलता है? कैपिटलिस्ट। हैव क्लास, काइंडली म्यूट योर सॉन्ग। ठीक है। हैव क्लास,
इसके अलावा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करता है? लेबर। सी आई विल don't do this kind of things, classes are being recorded. Okay. फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कौन प्रोड्यूस देता है? एक दूसरा है लेबर। ठीक है, ये भी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसको लेबर क्लास प्रोवाइड करता है। ये कौन है? हैव नॉट्स। एम्प्लॉय। हैव नॉट्स। हैव नॉट्स कौन है? एम्प्लॉय। ठीक है, ये किसके ऊपर वर्क करते हैं? द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, लैंड, कैपिटल। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है? हैव क्लास ओन करता है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो सेकेंड पार्ट है, सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, वो किसके किसके बीच में है? सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन इज हैव्स बिटवीन एंड हैव नॉट का बीच में है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच हैव नॉट एंटर्स विथ द हैव क्लास। हैव क्लास। ठीक है, हैव क्लास। और इस दोनों चीज को जो बोला गया है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या कहा गया है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसी को कहा गया है मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। अब कार्ल मार्क्स बोलेगा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन होता है। देयर इज समथिंग विच इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरिंग। ठीक है, एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन होता है। इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हैव क्लास, और इसी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कौन वर्क करता है? हैव नॉट क्लास सप्लाई द लेबर। सप्लाई द लेबर। ठीक है, कार्ल मार्क्स का मानना है कि द सोल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन or the only person responsible for production to take place are laborers. Laborers, they are solely responsible for production to take place. ठीक है, और प्रोडक्शन से क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट लेबरर को मिलता है? नहीं, प्रॉफिट किसको मिलता है? हैव क्लास को। प्रोड्यूस कौन करता है प्रॉफिट? लेबर क्लास प्रोड्यूस करता है। मिलता किसको है? हैव क्लास को। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यही कार्ल मार्क्स बोलता है। तो प्रॉफिट इज accumulated by the have class और द प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द हैव क्लास। तो सोशियोलॉजी में ये टर्म लिखिएगा, अप्रोप्रिएटेड बाय द हैव क्लास। अगर अप्रोप्रिएटेड नहीं लिखा है ना तो पक्का वो नॉन सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट है। वर्ड से पता चल जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज डन बाय हैव क्लास, मतलब प्रॉफिट खींच लेता है हैव क्लास। ठीक है, एक्वायर कर लेता है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में वो कॉन्ट्रडिक्शन जिंदा है। ठीक है,
तो सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय हैव क्लास। तो अब ये इसका विरोध करेगा या नहीं करेगा? हैव नॉट क्लास करेगा ना भाई करेगा इसका सर। विरोध। हैव नॉट क्लास इसका विरोध करेगा। हैव नॉट क्लास इसका विरोध करेगा, अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट क्यों होगा? इसका मानना है कि यही सोर्स ऑफ प्रॉफिट है। लेबर इज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट। जब यही सोर्स ऑफ प्रॉफिट है तो दूसरा हिस्सा क्या है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या है? ओन्ड बाय हैव क्लास। तो ये विरोध करेगा। ये विरोध करेगा तो इसकी वजह से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में एक चेंज आएगा। देयर विल बी चेंज इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से एक चेंज आएगा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा, दूसरा चेंज दिखेगा आपको। ये स्टेप वन है सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ये अपोज कर रहा है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन विच इज बीइंग ओन्ड बाय हैव क्लास। इस अपोजिशन की वजह से चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आएगा। इस चेंज की वजह से फिर एक दूसरा चेंज आएगा, चेंज इन सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और जैसे सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेगा विथ चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हम लोग मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या कंप्रोमाइज करता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन, सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बदल गया, सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन बदल गया, तो फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन भी स्टेज 2 में आ जाएगा 1 से। यहां समझ में आया या नहीं आएगा? आगे सर। आप अपने दोस्त से पूछना, जो लोग जहां भी पढ़ रहा है, कि कैसे चेंज हो जा रहा है मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसे पूछ लेना पहले क्या चेंज होता है, सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। पहले तो उससे पूछना डिफरेंस क्या है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो आपको बता दिया, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? एवरीथिंग विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ठीक है, एंड दैट इज ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इकोनॉमी में बात करते हैं तो वहां पे लेबर इंक्लूडेड होता है। यहां पर लेबर सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ एंटर करता है। ठीक है, तो इसी तरह फिर यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन होगा। यहां पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगा ना भाई, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तो फिर क्या होगा? फिर चेंज आएगा, चेंज इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जब ये चेंज किया तो सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज करेगा। तो फिर सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन स्टेज 3। ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन खत्म ना हो जाए। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि लेबर क्लास बोलेगा बंद करो ये नाटक। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बीइंग ओन्ड बाय सेलेक्टेड फ्यू, इट शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड। और जब कलेक्टिवली ओन्ड होगा तो ये प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला दिस 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 स्टेज, दिस प्रोसेस of moving from one stage to another stage। ठीक है,
This process of moving from one stage to another stage will continue. How long it will continue? As long as there will be inherent contradiction. Inherent contradiction क्या है? Factors of production and social relationship of production. Factors नहीं, forces of production and social relationship of production have an inherent contradiction. प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा है? लेबर. ले कौन रहा है प्रॉफिट? हैव क्लास. laborer have not class. So the appropriation of profit by the have class is the inherent contradiction. And who generates the profit? Labor. They generate profit. They appropriate the profit. The profit. यही इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है. इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में. ये तब तक चलेगा एक फेज से दूसरे फेज जब तक ये कॉन्ट्रडिक्शन समाप्त ना हो जाए. तो समाप्त करने के लिए क्या है? हैव एंड हैव नॉट्स के बाद एक ऐसा स्टेज आए जब सिर्फ हैव एंड हैव बचे. मतलब कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. ये स्टेज आएगा तभी सारा मोड ऑफ प्रोडक्शन 1 टू मोड ऑफ प्रोडक्शन 2 टू मोड ऑफ प्रोडक्शन 3 चलता चलता द एंड के लिए जरूरी है क्या? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. और जब कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट सबको मिलेगा. प्रॉफिट पे सबका अधिकार होगा. तो सबका अधिकार होगा तो कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? कलेक्टिव है. और जो प्रॉफिट मिल रहा है एज पर एवरीवन्स नीड. तो नहीं लगता है एक ऐसा समय आएगा जहां पे सबके साथ अच्छा होगा? तो इसको कहा जाता है यूटोपिया. ठीक है. ये कार्ल मार्क्स ने नहीं ये बात बोला था. यूटोपिया एक आइलैंड थी यूलिसिस में. एक नॉवेल है यूलिसिस, आप सर्च कीजिएगा, सदी का सबसे महान नॉवेल्स में आता है. तो उसमें एक आइलैंड होता है यूटोपिया. वहां पे सबको बराबर चीजें मिलती है. सब कोई कलेक्टिव ओनरशिप रखता है. तो इसी को कहते हैं यूटोपिया. और कार्ल मार्क्स के इस स्टेज को कहा जाता है, इस स्टेज को वो जो बोलेगा एंड ऑफ हिस्ट्री. क्यों हिस्ट्री बन क्यों रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार? बिकॉज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन मोड ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर मोड ऑफ प्रोडक्शन. तो जब सबको कलेक्टिव ओनरशिप मिल जाएगा और सबको एज पर देयर नीड सामान मिलेगा, जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी मिलेगी, तो एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो मोड है आपको पता चल गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसका पहला थ्योरी.
मैं आपको क्या लिखाया था, उसके थ्योरी पढ़ेंगे, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, हम स्टेजेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ही बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए आपको अलग से नहीं बनाते हैं, इसी में बता देते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही। नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ के आ जाओगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, तो एज पर कार्ल मार्क्स कितने मोड ऑफ प्रोडक्शन होंगे? तो टोटल है ना 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। दूसरा है स्लेव, एंशियंट, एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है फ्यूडलिस्टिक स्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ठीक है, चौथा है कैपिटलिस्ट, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन। पांचवा है सोशलिस्ट, मोड ऑफ प्रोडक्शन। छठा है एडवांस्ड कम्युनिज्म। एक चीज आप देखिएगा, इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ दो ही मोड का नाम समवॉट सेम है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड एडवांस कम्युनिज्म। मतलब जहां से शुरू हुई थी कहानी वहीं पर लगभग खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट पूछ लो। सर ये सोशलिस्ट एंड कम्युनिज्म में क्या मतलब उसका डेफिनेशन क्या है सर? देखो, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा ना, यहाँ पर जब हम आएंगे तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बिना ये पहला 1 2 3 4 किए आपको सीधे फिफ्थ में चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए, पहले ये लिख लो। लिख लिया सब कोई? हाँ सर। हाँ, आपका कुछ चीज है ना यूनिक है, आपको सीधे एंड रिजल्ट जानना होता है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। आपका सिलेबस खत्म होगा 28 मार्च को। 8 जनवरी को हम नहीं बता सकते हैं कि आप किस कंडीशन में रहेंगे। 28 मार्च तक हम खींचेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा किस कंडीशन में आप। हम एक चीज कह सकते हैं कि वॉट एवर आई से, वॉट एवर वी डू, वॉट एवर माई टीम विल डू, यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, टिल इंटरव्यू। चलिए, तो देखिए, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म। देखो, इसमें क्या हुआ ना, जब हम लोग सब पैदा हुए थे, मतलब ह्यूमन बींग्स, अर्ली ह्यूमन बींग्स, केव ड्वेलिंग ह्यूमन बींग्स, तो उस समय क्या होता था? उस समय फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या था? नेचर। नेचर में लोग क्या करता था? हंटिंग एंड गैदरिंग।
हंटिंग और गैदरिंग में हो क्या रहा था? हंटिंग और गैदरिंग में all were having equal access to the forces of production. All were having equal access to the forces of production. आप बोल सकते हो नहीं सर, हम लोग को निशी परेशान करता था, हम अपतानी आदमी था। देखो, ये जो है ना टाइगर, ये नहीं बोलता था कि हमको सिर्फ निशी आदमी मार सकता है या फिर हमको सर्टेन अदर ट्राइब मार सकता है। ये ओपन था फॉर एवरीवन। ठीक है। गैदरिंग भी हमारे पास वर्ल्ड में पूरी दुनिया खुली पड़ी थी, हमको जहां जाना था हम जाते थे, इसीलिए लोगों ने माइग्रेशन किया है। और माइग्रेशन क्यों होता है? रिसोर्सेस के लिए होता है। तो ऑल द ट्राइब्स समवेयर इन द वर्ल्ड विल ऑलवेज हैव ए स्टोरी ऑफ माइग्रेशन। यू नो व्हाई? बिकॉज दे नेवर वेंट फॉर सेटल्ड फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, दे वेंट फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, समझ में आया? तो कम्युनिज्म में क्या था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म में ऑल वेयर इक्वल एंड ऑल हैड इक्वल एक्सेस टू द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन किसमें बेस्ड था? मैंने आपको बोला है, हर में क्या होगा? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होगा और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन किस चीज पे बेस्ड है? यहां पर हंटिंग एंड गैदरिंग प्रिमिटिव एज में। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। कॉपरेशन किससे मिलेगा? अपना बस्ती का भाई लोग से मिलेगा, इसीलिए क्लान। आप लोग सबके नाम के आगे अपना अपना क्लान लगा हुआ है। क्लान में शादी नहीं हो पाता है क्योंकि सब क्या है? किन्स है, एक ही फैमिली से था। तो इस क्लान का निर्माण क्यों हुआ? किस लिए हुआ? कॉपरेट करने के लिए हुआ। जब तक कॉपरेट नहीं कीजिएगा ना तो टाइगर को तो हंट नहीं कर पाइएगा। आई हैव मेट समवन इन नागालैंड, ही हैज हंटेड टाइगर व्हेन ही वाज 16 ईयर ओल्ड। तो मैंने पूछा हंटिंग ऑफ टाइगर में क्या किया? तो बोला टाइगर जहां रहता था उस एरिया को पहले हम लोग इन सर्कल करके आग लगा देते थे तीन तरफ से। तो टाइगर इधर नहीं आता था, टाइगर इधर आता था। और फिर हम लोग इधर स्पीयर्स और तलवार लेके खड़े रहते थे और एक सिंगल स्पीयर से उन्होंने टाइगर को किल किया था। उसका फोटो उन्होंने दिखाया मुझे। ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने दिखाया। तो इसके लिए क्या चाहिए था? अकेले उनसे होता नहीं, बोला मेरा पूरा बस्ती वाला साथ में था। ठीक है। तो हंटिंग और गैदरिंग में क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि कॉपरेशन हो। तो यहां पर जो ओनरशिप है वो कम्युनल है या नहीं है? कम्युनिटी को बिलोंग करता है कि नहीं? ओनरशिप, यस सर। ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू कम्युनिटी। कम्युनिटी। जब ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू कम्युनिटी, इसी को कहते हैं कम्युनिज्म। एक सबसे पहले हुआ, एक सबसे लास्ट में होगा। ठीक है। और जो सोशलिज्म है ना, वो इस प्रोसेस को लाएगा। कार्ल मार्क्स कहता है वो इस प्रोसेस को लाएगा। उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में रोल रिवर्सल होगा। रोल रिवर्सल मतलब अब ओनर जो होगा वो हैव नहीं हैव नॉट्स हो जाएगा। और जब हैव नॉट्स कंट्रोल लेगा तो उस समय क्या होगा? द वर्कर विल ऑल्सो कम टू एन एंड टू रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग। समझ में आया आपको ये सेंटेंस? ट्रू पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं समझ में आया? उसके लिए जरूरी है आपका समझना क्लास कंससनेस। इसीलिए मैंने बोला अभी रुक जाइए। प्रिमिटिव कम्युनिज्म समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आ गया सर, प्राइमिटिव ठीक है। कम्युनिज्म। दूसरा, एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। देखो, यहां पर जरूर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में एक ना एक कॉन्ट्रडिक्शन रहा होगा, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेज में मूव किए। ठीक है। ठीक है।
कैसे स्टेज में मूव किया? हंटिंग और गैदरिंग के समय कुछ ट्राइब्स ने क्या महसूस किया कि उनके टूल्स एडवांस हो गए, उनके टूल्स एडवांस हो गए। ठीक है, उन्होंने टूल्स को एडवांस किया, एडवांस टूल, और रियलाइज किया कि हमको हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है, टूल्स की वजह से हम क्या करेंगे? फार्मिंग। अब फार्मिंग से क्या करेंगे? सेटल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। ये जैसे सेटल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन आया, फार्मिंग आया, तो कंसेप्ट ऑफ क्या आया? सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ? ट्रेड हुआ, और ट्रेड की वजह से समझ में क्या आया? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन रहा होगा ना। तो एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन आया। ठीक है, तो इसमें क्या था? सम मैन, सम मैन हैड कंट्रोल ओवर, हैड कंट्रोल ओवर, ओवर टूल्स, एंड दे हैव subordinated, ordinated other, others। एग्जाम्पल, जब आर्यंस आए तो उन्होंने जो लोकल लोग था उनको हराया। ठीक है, और उनको क्या बनाया? दास, स्लेव, स्लेव। और जब स्लेव बनाया तो उनसे क्या किया? मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में उनसे करवाया सर्विस। सर्विस से क्या करवाया? खेती, खेती करवाया होगा, फार्मिंग, वॉशिंग। ये इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फार्मिंग, वॉशिंग, लाइफ कलेक्टिंग स्टॉक्स, फायरवुड। लाइफ स्टॉक। ठीक है, यही सब काम करवाया होगा। ठीक है, तो ये कौन लोग कर रहे थे? हैव नॉट्स, हैव नॉट्स। हैव नॉट्स को के से अपने आप को सेग्रीगेट करने के लिए इसने क्या किया? अनटचेबल्स। ठीक है, इसी को बी आर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्रोकन मैन्स थ्योरी कहते हैं, ब्रोकन मैन थ्योरी। एज पर बी आर अंबेडकर, the untouchables, the scheduled caste, were the original inhabitant of the place which Aryans captured। ठीक है, तो यही तो हुआ एंसेंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सम मैन हैड कंट्रोल ओवर टूल्स एंड दे सबऑर्डिनेटेड अदर्स। तो इनके पास क्या टूल आया? इनके पास यूज ऑफ चैरियट। ये इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं, कार्ल मार्क्स में मत लिख देना, वहां पर साफ लिखना इन केस ऑफ इंडिया, तब लिखना ये कहानी। ठीक है, तो दिस मोड symbolizes ancient slavery in which slave did not have control on their labor। ठीक है, ठीक है, और यहां पर स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, और जब स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि आर्यंस का है ना, पहला जब फेज आया है तो वो एग्रीकल्चर नहीं किए हैं, उन्होंने क्या किया है? लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग। और एग्री आर्यंस क्या थे? खुद माइग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स थे। तो इस फेज में कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन रहा होगा ना। लाइफ स्टॉक्स को कहां ले जा रहे हो? यहाँ पे फार्मिंग में मैं लिख देता हूं भाई, लाइफ स्टॉक्स। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन रहा होगा ना। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से
आर्यंस खुद जमीन एक्वायर कर रहे थे, और जब जमीन एक्वायर कर रहे थे आर्यंस, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो इंडस वैली में ही क्यों डेवलप हुआ, गंगा के वो अंदर क्यों नहीं आए? व्हाई दे डिडंट वेंट टू तराई बेल्ट विच वाज हैविंग मोर फर्टाइल लैंड कंपेयर्ड टू इंडस वैली? लोग कहता है ना, इंडस वैली में खत्म होने का वन ऑफ द पॉसिबल रीजन इज दैट पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। बोलता है या नहीं बोलता है? आप यस बुक से सर। पढ़ना। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इतना एडवांस लोग था, जाके गंगा में, गंगा का एरिया में फर्टाइल लैंड था, एक्वायर कर लेता। क्या दिक्कत हुआ एक्वायर करने में? इनएबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट आयरन। एक्सट्रैक्ट आयरन। आयरन को तभी तक ये लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन को नहीं डिस्कवर या इन्वेंट कर पाया था, ठीक है, आर्यंस, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने ब्रॉन्ज और कॉपर यूज किया है, ठीक है, आयरन यूज नहीं किया है। आयरन जब आया ना, तब तराई बेल्ट में काटा गया, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ production, some men had control over tools and they subordinated others, and with this they always pressurize slaves to produce more so that they will have more number of slaves. But there was inherent contradiction in these forces of production and social relationship of production. तो इस इनहेरेंट के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेज में मूव किए। वो क्या है? फ्यूडल। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या स्टार्ट किए? यहां पर लैंड ओइंग लॉर्ड्स, ओइंग लॉर्ड्स, और इसके लैंड पर जो काम करते थे उसको क्या कहा जाता था? लैंड लेस सर्व्स। सर्व्स को वसल भी बोलते हैं, कभी कभी वसल बोल देंगे, टेंशन मत आ जाना, यही है, ठीक है। सो लैंड वाज सेंट्रल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी and the feudal lords were in control of those land and the serfs were dependent on those feudal lords, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन है अगेन। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सर्व्स। प्रोडक्शन को अप्रोप्रिएट कौन कर रहा है? फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड्स। तो अब फिर इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन होगा और कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब इस कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में होता क्या है? देखो, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में सोसाइटी दो भाग में बटेगी, उसको हैव एंड हैव नॉट्स कहते हैं। तो हैव को बोला उसने बुर्जियोजी, बुर्जुआ। प्रोनाउंसिएशन बुर्जुआ है, स्पेलिंग बुर्जियोजी है। एक सेकेंड, पेन गिर गया। हैव इज नोन एज हैव्स, ठीक है, बुर्जियोजी। हैव नॉट्स, रियत। बुर्जुआजी कौन हुआ? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है। वर्कर्स, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट मोड में जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, वो भयानक कॉन्ट्रडिक्शन है। बाकी सब में कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा कम था कार्ल मार्क्स के अनुसार। जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें भयानक प्रोडक्शन कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? ये जाता है मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में बनाने वाला कौन? वर्कर। खरीदने वाला कौन? वर्कर।
तो इसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, जो गैप है हैव और हैव नॉट्स के बीच में, वो गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। हैव एंड हैव नॉट्स, वो गैप कैसे बड़ा होगा? वो गैप जो बड़ा होगा उसकी कहानी अलग होगी, उसको हम अलग से बताएंगे आपको क्लास स्ट्रगल में। अभी हम लोग कर रहे हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो गैप बढ़ेगा, ये बढ़ेगा क्लास स्ट्रगल। ठीक है, एक ही साथ सब बता देंगे तो आप लोग फिर टेंशन में आ जाते हो कि सर आप सब चीज एक साथ क्यों बता देते हो? भाई बताना सब है एक साथ ही, लेकिन अभी आपको इतना ही बता देता हूं। ठीक है, ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि हैव नॉट्स को रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन होगा कि इनका जो कंडीशन है वो इतना खराब किसकी वजह से है? भगवान की वजह से नहीं है, पुनर्जन्म के जो उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किया था उसकी वजह से नहीं है। उस सब के जड़ में है इसका हीरो बनना, इनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना। तो वो क्या करेगा, यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि प्रॉफिट इज बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द हैव्स, एंड हैव नॉट्स आर responsible for the production. They are not only producing, they are also buying their product, so they don't have any control over their creation. Workers are not only producing, not only producing, but also buying their product, but also buying their product. This will create a sense of alienation, sense of alienation. ठीक है, तो जब वो एलिनेट होगा ना, तो अलग अलग लेवल पे उसका एलिनेशन होता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स सजेस्ट करते हैं कि 4 लेवल पे उसके अंदर एलिनेशन आएगा। ठीक है, और वो इतना खतरनाक हो जाएगा एलिनेशन उसका, कि वो फिर ना तो, पहले तो वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलिनेट होगा, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही नहीं ले पा रहे हैं, वही खरीदना पड़ रहा है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से उसका एलिनेशन होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से उसका एलिनेशन होता है। दूसरा एलिनेशन होता है कि प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ रहा है, तो प्रोडक्ट से उसका एलिनेशन होता है। तीसरा एलिनेशन होता है फेलो वर्कर से। ठीक है, चौथा एलिनेशन होता है अपने आप से। इस एलिनेशन के बाद है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है, सेल्फ। और जब उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो रियलाइज करता है कि उसकी जो कंडीशन है उसके लिए सिर्फ यही हैव क्लास रिस्पॉन्सिबल है। और जब हैव क्लास रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पे होगा ब्लड बाथ। क्या होगा? ब्लड बाथ। जब ब्लड बाथ होगा, तो जो हैव है, वो हैव, जो हैव नॉट्स है वो हैव को खत्म कर देगा, एकदम घर में घुस घुस के मारेगा, सबको काट काट के बाहर फेंकेगा, कहानी खत्म। ठीक है, एंड दे विल टेक द ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ स्टेज आ गया, यहाँ पे ओनरशिप चेंज होता है, इसको कहते हैं सोशलिस्टिक लिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो जब ओनरशिप ही चेंज हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। पर ये ट्रांजिटरी है, ये ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। ठीक है, एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म होगा अभी। ट्रांजिटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, इन विच, इन विच कौन, इन विच कौन, इन विच द प्रोलेटेरिएट, प्रोलीटेरिएट will topple,
विल टॉपल, होम, बुर्जुआजी, ठीक है, बुर्जियोजी, ठीक है। इन वॉट, ये लीगल तरीके से तो होगा नहीं, तो रिवॉल्यूशन, इन ए रिवॉल्यूशन, टॉपल बुर्जुआजी, इन विच प्रोलेटेड विल टॉपल बुर्जुआजी थ्रू ए रिवॉल्यूशन, थ्रू ए रिवॉल्यूशन। और जब रिवॉल्यूशन है तो मैं तो कह रहा हूं कि ब्लड बाथ होगा एज पर कार्ल मार्क्स। तो रिवॉल्यूशन इन विच, इन इट देयर विल बी, देयर विल बी डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट, प्रोलिटेरियट। और ये ज्यादा देर के लिए नहीं होगा, ये शॉर्ट वाइल के लिए होगा। फॉर व्हाट, इट विल बी फॉर शॉर्ट, इट विल बी फॉर शॉर्ट वाइल, शॉर्ट वाइल, टू टेक कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहां पर जो प्रोलेटेरियत है उसके अंदर एक वर्ग होगा जो लीडरशिप लेगा, नॉट ऑल, ठीक है। देयर विल बी समवन हु विल टेक द लीडरशिप एमंग द प्रोलेटेरियत, ठीक है। दे विल बी हाईली लर्नड पीपल, दे विल बी वेरी हाईली कॉन्शियस पीपल। तो इनका जब हाईली कॉन्शियस पीपल है, हाईली लर्नड पीपल है, तो ये रियलाइज करेगा कि सब ह्यूमन बीइंग बराबर है। सो दे विल रियलाइज, they will realize, realize the true potential of all human being। आपको नहीं समझ में आया होगा ये ट्रू पोटेंशियल है क्या, मैं बताऊंगा, 2 मिनट शांत बैठ जाए, ठीक है। जब उसको ट्रू पोटेंशियल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वो ओनरशिप जो है, ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन will be passed to the community, passed to the community, community। और सारा खेल कहां से हुआ, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में हुआ। तो मास प्रोडक्शन को बंद किया जाएगा, मास प्रोडक्शन इज देयर, इज ड्रिवन बाय, इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट, this profit has its source in the labor, has its source in the labor, in the labor। और लेबर क्या है, उसको फोर्स किया जा रहा है कि तुम काम करो, तो उसको बोला जाएगा कि भाई तुम अपना, the source is labor in this state, in this stage, the worker, the workers too will renounce their rule, their rule, ठीक है। जो लोग कैप्चर किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और सबको बोलेगा कि जो वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, their rule, and everyone will carry on their creative pursuit, pursuit। तुमको खाना बना के अच्छा लगता है खाना खाने, तो तुम खाना बनाओ, और कितना बनाओगे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं काम करो, ठीक है। उतना ही बनाओ जितना तुम बेच सको,
और बेचो उतना ही जितना कि तुमने इन्वेस्ट किया है, उतना ही पैसा लो, ठीक है। और किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो वो पेंटिंग बनाएगा, किसी को पेंटिंग खरीदना अच्छा लगता है तो पेंटिंग खरीदेगा। तो बेचने वाला अपना पेंटिंग 4 करोड़ 5 करोड़ में नहीं बेचेगा। तुमको अच्छा लगता है ना पेंटिंग करना, तो पेंटिंग का जितना खर्चा हो रहा है वो ले लो। तुम पेंटिंग से अप्रोप्रिएट कर रहे हो ना पैसा। कुछ लोग बोलते हैं ना हमको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, तो 2 करोड़ रुपया मत लो। तुमको अच्छा लगता है ना तो करो। तुम साल में 10 पिक्चर बना रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो ना। तुम एक पिक्चर करो, तुमको अच्छा लगता है, लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे, उसके बदला तुमको एक मिनिमम कुछ मिल जाएगा। तो इस स्टेज के बारे में कहा जाता है एडवांस्ड कम्युनिज्म। तो इसमें क्या होता है, एडवांस्ड कम्युनिज्म, ठीक है। इसमें क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो रहेंगे ही, ठीक है, पर जिन्हें अच्छा लगता है कुछ प्रोड्यूस करना, दे विल प्रोड्यूस, एंड दिस प्रोडक्शन विल एड टू द क्वालिटेटिव नेचर नेचर ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि everyone is owning it now, so this will be leading to collective production, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? अब आपको प्रॉफिट मेकिंग के लिए प्रोड्यूस नहीं करना है कुछ भी, अब आपको नीड बेसिस प्रोड्यूस करना है। सोसाइटी में जितनी चीज की नीड है उतनी ही प्रोड्यूस होगी, और लोग वो करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। ये यूटोपियन कंसेप्ट है या नहीं है? लग रहा है ना कि हम लोग स्वर्ग में हैं, खाने का जरूरत हुआ तो खाना बना दिया किसी ने, ठीक है, प्रॉफिट नहीं ले रहा है कोई, हमको जो अच्छा लगता है हम वही कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स यही कहानी बताते हैं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि पूरा जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सॉरी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, इसको कहा जाता है मेटेरियलिस्टिक डायनिज्म, ठीक है। डायलेक्टिक्स, मेटेरियलिस्टिक, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ठीक है। तो दो चीज है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से वन फेज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन दूसरे फेज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन में जाता है। इसी को कहते हैं डायलेक्टिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिज्म। दो चीज है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। अब आपको वो चीज बता दें, आपको मैंने क्या बोला कि लड़ाई होगी क्यों, क्योंकि क्लास स्ट्रगल होगा फाइनल स्टेज में, क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल कैसे होगा पहले सुन लीजिए, किसी कुछ डाउट है तो पूछो। सेकंड, क्लास स्ट्रगल, देखिए आपको क्या हम बोले, या कार्ल मार्क्स के बारे में सबको ही क्या बोल रहा है, हैव एंड हैव नॉट्स। पर इतना भी इजी नहीं है कि हैव और हैव नॉट्स है, ठीक है। सोसाइटी में सिर्फ दो ही क्लास नहीं है, दो ही क्लास पहुंचने में सोसाइटी में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वो फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में आएगा हैव एंड हैव नॉट्स, ठीक है। उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले कार्ल मार्क्स का मानना है कि सोसाइटी में नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस है। तो नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 6 क्लास भी है और 8 क्लास भी है। उन्होंने अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में बताया है, ठीक है। तो सुनिए अब इस कहानी को, ठीक है। देखो, हैव और हैव नॉट्स के बीच में इंटरमीडिएट क्लासेस भी हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चल रहा है, देखो कार्ल मार्क्स इंटरमीडिएट क्लासेस के बारे में मेंशन करते हैं।
कहाँ मेंशन करते हैं इंटरमीडिएट क्लासेस के बारे में? ही मेंशन इन हिज बुक रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी। आप सोचोगे सर बुक का नाम क्यों लिखवा रहे हैं, जरूरत पड़ेगा आपको। बुक्स, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कहाँ पे? जर्मनी में। आपको पता चलेगा बुक का भी नाम ऐसे क्यों है। ठीक है। दूसरा है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। इन फ्रांस। ठीक है। ये दोनों बुक में जर्मनी और फ्रांस का नाम आया है। और ये किताब कहाँ पे लिख रहा है कार्ल मार्क्स बैठ के, कहाँ लिख रहे हैं? लंदन। इंग्लैंड में। लंदन सेंटर है कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म का। ठीक है। वो कहानी लिख रहा है जर्मनी और फ्रांस के बारे में। सोचो इंग्लिश मैन कितना शार्प है। वो अपने यहाँ जर्मनी और फ्रांस का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको बढ़ावा दे रहा है, और अपने यहाँ खुद वही काम कर रहा है। और उसके अभी तक कभी हुआ इंग्लैंड में क्लास स्ट्रगल? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ इसके बारे में कभी सोचा? बताया था मैंने। इंग्लैंड में क्लास स्ट्रगल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री को, जो सोने की चिड़िया थी, उसको लूट लूट के अपने यहाँ गवर्नेंस, जो GS2 में है गवर्नेंस, वहां पर गुड गवर्नेंस किया है वो। और ये मैं नहीं बोलता हूं, अमर्त्य सेन बोलते हैं। और आपका शशि थरूर, उन्होंने भी अपने बुक में ये बात उजागर की है। ठीक है। टैक्स इंडिका या पैक्स इंडिका उनका बुक है, उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है। और अमर्त्य सेन ने भी ये बात बहुत पहले मेंशन की है। ठीक है। तो बोलता है इंटरमीडिएट क्लास है, कितना है? 8 से, कभी 8 बोलता है कभी 6 बोलता है। ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपलिस्टिक वे में समझेंगे। तो इनका कहना है कार्ल मार्क्स का कि क्लास इज डिवाइडेड बिटवीन बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्लास। ठीक है। पहला है बूर्जुआजी। ठीक है। बूर्जियोजिस, जी, बूर्जियोजी। ठीक है। दूसरा है पेटी बुर्जुआजी। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा होते रहता है स्पेलिंग में, हाथ तंग है। तीसरा है प्रोलितेरिएट। जान निकल जाती है स्पेलिंग याद करने में इसकी। ठीक है। प्रोलितेरिएट। आई एम डिसलेक्सिक गाइस। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। स्कूल में बहुत पिटाई हुई है मेरी, जबकि ICSE मीडियम था, उन लोग को लगता था ये जानबूझ के इंग्लिश गलत लिख रहा है। जानबूझ के क्यों लिखेगा भाई, डिसलेक्सिक आदमी है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो क्लास है ना, इंटरमीडिएट क्लास, बुर्जुआ अपर क्लास और प्रोलेटेरिएट लोअर क्लास, इसमें भी एक चेंजेस आएगा कैपिटलिज्म के समय। क्या आएगा? कुछ जो पेटी बुर्जुआजीज हैं ये ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है। इनका बुर्जुआइजेशन हो जाएगा, ये अमीर बन जाएंगे। ठीक है, बुर्जुआइजेशन। और कुछ गरीब बन जाएंगे, प्रोलिटेरियटाइजेशन। ठीक है, यही होगा। ठीक है। पर एक बात समझिए, आप लोग को एक बात नहीं समझ में आया था, जो कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदल कैसे रहे थे। किसी ने सोचा कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदल कैसे रहे थे, जिसकी वजह से मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा था? मोड ऑफ प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी। चेंज आ रहा है ना, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है ना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज। यहां पे आपको दिखाया है ना कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है। ये चेंज ला कौन रहा था? ये चेंज हमेशा जो लाएगा ना, वो इमर्जिंग क्लास लाएगा। क्लास, और जब इमर्जिंग क्लास चेंज लाएगा ना,
तो नीचे जो आपका प्रोलिटेरियत है उसको सपोर्ट करेगा काहे कि उसको लगता है कि उसका जो दमन हो रहा है उससे उससे निजात मिलेगी, पर होगा कुछ नहीं। वन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और यही जो प्रोलिटेरियत, लेबर क्लास, इमर्जिंग क्लास को मदद किया है चेंज करने में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, वही फिर इसका दमन स्टार्ट करेगा, ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। तो हर स्टेज में जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है ना, वो इमर्जिंग क्लास की वजह से चेंज हो रहा है। ऐसा मेरा नहीं, कार्ल मार्क्स का मानना है। आपके जितने दोस्त हो गए हैं उनका प्रिपरेशन उनसे पूछ लीजिएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो इमर्जिंग क्लास इमर्ज कर रहा है, और ये इमर्जिंग क्लास जो आगे जा सकता है वो बुर्जुआ बन जा रहा है। जो नहीं कोप अप कर पा रहा है, उसका पैसा कौड़ी सब खत्म हो रहा है, वो भी धीरे धीरे लेबर बन रहा है। तो फाइनल स्टेज में कैपिटलिज्म में क्या होगा? सिर्फ दो ही क्लास बनेगा। ठीक है, एक होगा बुर्जुआ, बुर्जुआ, और एक होगा प्रोलेटेरियट। बुर्जुआ जो होगा ना उसका पॉपुलेशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या बताता है? इंडिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स 40% ऑफ द 40%। वेल्थ। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले समझ जाइए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन बनाता है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सफैम, उसी का काम है ये सब। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली, या मैं चेक कर लेता हूँ, रुको, क्योंकि ये जाएगा उसमें भी ना, रिकॉर्डिंग में, तो लोग को लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, खुद से तो मेहनत किया नहीं जाएगा पब्लिक से। वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, देखो नेट ही काम करना बंद कर देगा। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। मैंने क्लास में एक्चुअली मेंशन भी किया है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स 40% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, इंडियाज वेल्थ। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज ऊपर में इतने लोग बैठे हैं, नीचे में इतने लोग बैठे हैं। जो हम हैं, हमें क्या दिख रहा है? ये क्लास इन इटसेल्फ है और ये क्लास इन इटसेल्फ है, इटसेल्फ, ये क्लास इन इटसेल्फ, सेल्फ। ये बाहर से जो देख रहा है उसको दिख रहा है, जिसके पास दिमाग है, जो थिंकर है, उसको दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, उसकी आंखों में दिख रहा है कि ये किसका है। ठीक है, पर इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको नहीं पता है। मतलब उनके कॉन्शस में नहीं आ रहा है कि हम लोग सब बराबर हैं। उनको लग रहा है जो मेरे से थोड़ा सा नीचे है वो लोअर क्लास है, जो मेरे से थोड़ा सा अप है वो थोड़ा सा अपर क्लास है, और ये एलिट वर्ग है सोसाइटी का। ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, नीचे लोअर क्लास है। मिडिल क्लास का इंडिया में कोई डेफिनेशन नहीं है। घर में मर्सिडीज है दिल्ली में, क्या बोलेगा? हम मिडिल क्लास लोग हैं, मारे दो थप्पड़। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है इंडिया में। जिसके घर में दो गो चार पहिया है उसको भी लगता है मिडिल क्लास है। जो नीचे किसी के घर में काम कर रहा है उसको भी लग रहा है वो मिडिल क्लास है। तो ये कंससनेस नहीं है कि वो क्लास इन इटसेल्फ है, उसको ये नहीं पता है। उसको बस लगता है वो क्लास है और उसमें बाइफर्केशन है, तो वो क्लास इन इटसेल्फ है।
ये बाहर से देख करके समझ में आता है इसको, थिंकर को, बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, थिंकर समझ रहा है कि तुम क्लास इन इटसेल्फ हो, पर अंदर में जो बैठे लोग हैं उनको जिस दिन रियलाइजेशन होगा दैट दे आर क्लास एंड देयर क्लास is in this condition because of these people, when they will understand the subjective reality of their class, they will become class for itself, for itself। for क्यों है? क्यों अब वो अपने लिए लड़ना शुरू करेगा। ठीक है, जब वो क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम सब एक हैं। दुनिया के मजदूरों, हमारे पास हारने के लिए बस गुलामी की जंजीरें हैं। मैंने नहीं बोला था, फिल्मी डायलॉग है। ठीक है, नया दौर में दिलीप कुमार ने बोला था। ठीक है, और जब हम इस जंजीर को तोड़ेंगे तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज ओन्ड बाय सेलेक्टेड फ्यू, वी विल ओन इट, एंड व्हेन वी विल ओन इट, वी विल अंडरस्टैंड इट शुड बी ओन्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी। और जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उससे प्रॉफिट बनाया जा रहा है, हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। हमारा पर्पस है जिसको जितनी जरूरत होगी उतना दिया जाएगा। मतलब हम कंज्यूमरिज्म में विश्वास नहीं करते हैं, कैपिटलिज्म कंज्यूमरिज्म में विश्वास करता है। आपके पास एक कार है तो आपका लाइफ चल रहा है। कंज्यूमरिज्म कहेगा नहीं, आपके पास एक और होना चाहिए, एसयूवी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। आपके पास एक और होना चाहिए, फैमिली कार। ठीक है, आपके पास एक और होना चाहिए डेट पर जाने के लिए सिंगल डोर कार। क्या कंसेप्ट है सिंगल डोर कार का? 40 लाख रुपया दे रहे हो, 2 आदमी बैठ के जाएगा, स्कूटर ने खरीद ले। पर इसको प्रमोट किया जाता है, कैसे प्रमोट किया जाता है? मूवीज के थ्रू। एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण और गुल पनाग की, उसमें क्या दिखाया था? सिंगल डोर कार है और वो वर्किंग वुमेन है, वो हाईली प्रोग्रेसिव है, और वो प्रोग्रेसिव है तो उसने एक ऐसा कार लिया है जिसमें 2 ही सीट है। इससे उसको फायदा नहीं हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? माई लाइफ माई चॉइस, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म बहुत मजा लेता है हर किसी का। फॉर एग्जाम्पल, फेमिनिज्म आया, ठीक है, सबको इक्वालिटी, मार्क्सियन फिलॉसफी है, उसी से आया। ठीक है, सबको इक्वालिटी, हम इक्वालिटी अचीव करेंगे, कैपिटलिज्म बैठा देख रहा था। ठीक है, तो विमेन बोली कि हमको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तो इसने बोला कि जो कैपिटलिज्म एड बनाते हैं ना, उसमें हमेशा आवर ग्लास वीमेन आती है, तो बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी पॉजिटिविटी, तो ये खूब प्रमोट किया। ठीक है, बॉडी पॉजिटिविटी, और उसके लिए आया प्लस साइज मॉडल, साइज मॉडल। ठीक है, और हर कोई अपने आप को मॉडल से आइडेंटिफाई किया, तो हर कोई अपने आप से मॉडल से आइडेंटिफाई किया, तो प्लस साइज मॉडल हर दिन कपड़ा बदल रही थी, तो हर कोई खूब कपड़ा खरीदा। कैपिटलिज्म बोला, समझे मूर्ख, फास्ट फैशन, तुम हर 3 महीना में कपड़ा हटाओ, हम हर 3 महीना में प्रोड्यूस करेंगे, और फास्ट फैशन का कंसेप्ट लाया। ठीक है, कि तुम पहले, हम लोग क्या करते थे, पापा जी से पूछिए, बाहर में जो कपड़ा पहनते थे, ठीक है, उसको घर में आते साथ, ऑफिस पार्टी आते साथ उतार करके रख दिया जाता था, और घर में अलग कपड़ा पहनते थे। राइट, कैपिटलिज्म बहुत मजा लिया। उसने बोला कि नहीं, तुम घर में भी वही पहनो जो बाहर पहनते हो। पहले स्कूल जाने के लिए एक जूता होता था, ठीक है, उसी जूता में बच्चे पार्टी पब्लिक जो अटेंड करना होता था अटेंड करते थे। अब क्या है, मेरा जूता है या लाइट शूज, स्पोर्ट शूज, कैजुअल शू, पार्टी वियर, पूरा मजा ले रहा है कैपिटलिज्म। और ये कौन बोलेगा कि कैपिटलिज्म पूरा मजा लेगा? मैक्स वेबर बोल रहा है कि कैपिटलिज्म आउटस्मार्ट करेगा तुमको। कार्ल मार्क्स, पर हो रहा है, कैपिटलिज्म हर मायने में पूरा मजा लेता है हर चीज का। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्स वेबर के बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम है पार्सन, जो मैक्स वेबर को पढ़ के बताएगा दुनिया में 2 चीज बहुत पावरफुल है,
टाइम एंड एनर्जी। टाइम में तो समय लगता है, एनर्जी तुरंत काम कर देता है, एनर्जी इज मनी। आपको इंटरनेट कौन दिया सस्ते में? रिलायंस। अंबानी। आपको लगा इक्वालिटी आ गई, हमको सस्ते में मिल रहा है, कंज्यूमर इज किंग। फिर उसके बाद अंबानी क्या किया? वेब सीरीज, ओटीटीपी प्लेटफॉर्म ये भी दिया आपको, लीजिए फ्री में देखिए। आदत लगा दिया है ना, ठीक है। केबल कनेक्शन खत्म हो गया हर जहां से, ठीक है। अब क्या होगा मालूम है? ओटीटीपी प्लेटफॉर्म का प्राइस बढ़ा देगा। आप बोलोगे नहीं देगा अंबानी, तो हम दूसरे का ओटीटीपी ले लेगा। अंबानी नेटवर्क के गायब कर देगा, देखते रहो तुम। समझ में आया? कंज्यूमरिज्म, कस्टमर इज किंग, ये सब कहने की वाली बात है, ठीक है। कैपिटलिज्म बहुत पावरफुल है, कैपिटलिज्म को समझिए, ठीक है। हम लोग कहाँ थे? जब ये क्लास कंससनेस डेवलप होगा तो क्लास स्ट्रगल होगा। जब क्लास स्ट्रगल होगा हैव और हैव नॉट्स के बीच में, ठीक है, तो ब्लड बात होगा। और जब ब्लड बात होगा तो लोग हैव नॉट से छीन करके हैव ले लेगा अपने पास। पर ये प्रोलिटराइजेशन ऑफ बुर्जुआ क्या है, या ये क्लास गल्फ कब बढ़ेगा? तब बढ़ेगा जब हैव जो है सारा पैसा आपसे नोच लेगा, ठीक है। तो आप क्या बचोगे? आप बचोगे पाउपर्स। पाउपर्स मतलब बेगर। तो इसमें क्या कहा गया है? पॉपराइजेशन ऑफ द प्रोलिटेरिएट। जब तक प्रोलिटेरिएट बेगर ना बन जाए, उसके पास हारने के लिए कुछ ना बचे, तब तक उसके अंदर ये कंससनेस डेवलप ही नहीं होगा कि दे आर ए क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ तभी डेवलप होगा जब ये लोग भूखे नंगे हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं समझ में आएगा, इनके पास कुछ नहीं बचेगा, तब ये क्लास फॉर इटसेल्फ बनेगा, ठीक है। और क्लास फॉर इटसेल्फ जब बनेगा तो इसमें क्या होगा? फाइनल स्टेज में क्या होगा? क्लास फॉर इटसेल्फ अपने लिए लड़ाई लड़ेगा। और जब लड़ाई लड़ेगी तो इसमें क्या होगा? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू क्लासेस, जो हर मोड में दिखा था और उसकी वजह से नए मोड आए, उसका एंड निश्चित होगा। क्योंकि इसमें कैपिटलिज्म को खत्म करेगा। खत्म करने के लिए क्या है? एक ही तरीका है कि अब जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसको छीना जाए हैव से। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हमेशा हैव के पास रहा है ना, और जब भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हैव के पास रहा है तो हैव नॉट ने के अंदर से एक इमर्जिंग क्लास निकला है और ये इसको चेंज कर दिया है। और उस समय हैव नॉट्स ने उसको सपोर्ट किया है, पर वही इमर्जिंग क्लास आगे जाके फिर बुर्जुआ बन जाता है, बुर्जुआइजेशन ऑफ द पेटी क्लासेस। तो आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर पढ़िएगा ना, तो पहले जितनी मशीन्स और टूल्स बने थे वो कोई हाईली साइंटिफिक लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में नहीं बनाए थे, ठीक है। दे वर मेड बाय स्किल्ड people, working class people, skilled people and working class people. They made it initially in order to make their work more productive. Example, spinning jenny, ठीक है। And once they made it productive, they became successful, they received investment from the wealthy class, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, वेल्दी क्लास। और फिर ये लोग भी अमीर हो गए, दे बिकम ऑल्सो रिच। और जब रिच हुए तो इन्होंने मर्केंटाइल क्लास बनाया। और जब ये पावरफुल हुए तो इन्होंने किंग को इन्फ्लुएंस किया। किंग को पहले कौन इन्फ्लुएंस करता था? फ्यूडल क्लास। फ्यूडल क्लास अब इन्वेस्टर था पर उतना पावरफुल नहीं था। अब ये ज्यादा पावरफुल थे, मर्केंटाइल क्लास। तो इन्होंने लेजिस्लेशन अपने हिसाब से बनाया
और सिर्फ लेजिस्लेशन ही नहीं, आइडियोलॉजी को भी अपने हिसाब से बनाया। ठीक है, अब आप समझिए, कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं और 200 साल हो चुका है, कैपिटलिज्म अभी तक बरकरार है। क्यों बरकरार है? तो कार्ल मार्क्स अगेन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ फॉल्स कंससनेस। फॉल्स कंससनेस। क्या है ये फॉल्स कंससनेस? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, आइडिया, ये आइडिया बनाता कौन है? रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दीजिए, लो दे देते हैं, इंडिया से देंगे। आइडियोलॉजीज देखो, इंडिया में हैव और हैव नॉट्स को देखो, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। तो हैव कौन है? ये तीन ऊपर क्लास का है, तीन। नीचे ये हैव नॉट है। तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि भाई दिस बर्थ यू हैव कम टू सफर। व्हाई यू हैव कम टू सफर? बिकॉज इन लास्ट बर्थ योर कर्मास वेर नॉट गुड। सिंस योर कर्मास वेर नॉट गुड, you have to suffer. The more you suffer and do your duties, in next birth you will get ब्राह्मण पोजीशन। तो ये इसको बोलेगा कि इस जन्म में तुम दुख भोगो, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनो, तभी तो ये रिवोल्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिवोल्ट नहीं करेगा। तो ये आइडियोलॉजी कौन लाया? रिलीजन का, रूलिंग क्लास। रिलीजन, रूलिंग क्लास। तो रूलिंग क्लास का रिलीजन क्या है? ओपियम टू द मासेस। मासेस नशा में है, नशा उतरेगा तब तो ट्रू कॉन्सियसनेस डेवलप होगा। आप कहोगे सर हिंदुइज्म गलत है, रुको बेटा। रूलिंग क्लास, इसका बेटा पढ़ता है ऑक्सफोर्ड में, ये पैसा लगाता है मदरसा में, और मदरसा में दीनी पढ़ाई मिलती है रिलीजन की। क्या बोलता है रिलीजन? यहां पर तो तुम्हारा जन्म ही हुआ है दुख भोगने के लिए। यू हैव बॉर्न टू सफर, बिकॉज इन नेक्स्ट बर्थ यू विल गेट 72 XYZ। ठीक है, अब बोलोगे सर इस्लाम गलत है, क्रिश्चियनिटी। ये बोलता है आइडिया ऑफ जस्टिस, हेवन एंड हेल। जितना आप सफर करोगे उतना आपको हेवन में जगह मिलेगा, जितना आप नीचे में मजा लोगे आपको हेल में जगह मिलेगा। मतलब भगवान ना होगा, क्लास मॉनिटर हो गया। आप ज्यादा मस्ती कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, तो आप हेल में जाओगे। और हेल में क्या मिल रहा है? वहां हेवन में क्या मिल रहा है? वहां भी नदियां बह रही है वाइन की। तो साला नीचे भी तो वाइन है, वही हम पी ले। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलता है रिलीजन इज ओपियम टू द मासेस। रिलीजन कंसेप्ट किसका है? रूलिंग क्लास का। कभी भी आपने रूलिंग क्लास, जो जनरेशन से रूलिंग क्लास है, उसको सुना है? वो एथिस्ट है, कभी नहीं सुना होगा। अंबानी भी जाते हैं फैमिली के साथ सिद्धि विनायक मंदिर, और गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़ के फोटो खिंचवाते हैं और भगवान से बोलते हैं भगवान और कुछ चाहिए। तो रिलीजन हमेशा रूलिंग क्लास का काम है। ठीक है, और रिलीजन इज एन आइडियोलॉजी जो रूलिंग क्लास आपको नचाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो आपको और भी बताएंगे, ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज रिलीजन का, मिशनरी रिलीजन का, सबके पीछे खेल है। ठीक है, हम नहीं बोलते हैं, सोशोलॉजिस्ट सब बोलता है जिसको आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, रिलीजन का गुड पर्सपेक्टिव भी है। ठीक है, लेकिन रिलीजन को इतना प्रमोट जो किया जाता है हर चीज में, लाइफ में, हर जहां रिलीजन
हर जहां भगवान, इसके पीछे खेल चल रहा है। ठीक है, तो अब आपका क्लास स्ट्रगल खत्म हो गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म खत्म हो गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म हुआ, क्लास कॉन्सियसनेस खत्म हो गया, आपका एलिनेशन बाकी है। देखो, क्लियर करें सारा। यस सर। एलिनेशन, एलिनेशन, एलिनेशन क्या है? कार्ल मार्क्स फिर कुछ अज्यूम करता है, बोलता है जो ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग नहीं, रुको, ह्यूमन बींग में टेंशन है, रुको। जो बोलता है मैन है ना, वो दो पार्ट में है। मैन, एक है वो बींग, और एक है वो सोशल बींग। बीइंग जो है वो उसका क्रिएटिव सेल्फ है, जो वो एक्चुअली है, सेल्फ, जो उसको करने में मजा आता है। ठीक है, और सोशल बीइंग क्या है? सोशल बीइंग है जो वो वर्किंग कंडीशन में जब जाता है ना, जब वो वर्क करता है, तो जब उस कंडीशन में जाता है, उससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सोशल पोजीशन जो है, उसके वर्क से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन अगर डॉक्टर है, तो उसका सोसाइटी में जो सोशल बीइंग आइडेंटिटी है वो हाई है या कम है? हाई है। पर वो कंपाउंडर है, तो उसका पोजीशन हाई है या लो है? अरे आप लोग से पूछ रहे हैं, मेरा बताइए। कंपाउंडर का सर लो होगा। लो होगा, पर काम तो दोनों सेम कर रहा है ना, पब्लिक को हेल्थ का सर्विस दे रहा है। ठीक है, पर स्टेटस किसका ज्यादा है? डॉक्टर का ज्यादा है, कंपाउंडर का सोशल स्टेटस कम है। ठीक है, काम दोनों सेम कर रहा है, पर इसका सोशल स्टेटस कम है। और सोशल स्टेटस क्यों कम है? उनके पोजीशन एट वर्क प्लेस से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके वर्क से उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पर जो है कंपाउंडर, वो बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, उसका क्रिएटिव सेल्फ हो सकता है। आसाम में एक आदमी है, वो इंडिया का सबसे ज्यादा पेटेंट किया है, और वो 12th पास नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, और उसने सबसे ज्यादा पेटेंट किया है। ठीक है, और उसको लोग कहते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा पेटेंट करने वाला आदमी। ठीक है, पर वो इंजीनियर नहीं है। तो उससे जब रिपोर्टर भी जाता है ना, तो उससे ज्यादा इज्जत से बात नहीं करता है। और अगर वही आदमी साइंटिस्ट होता, बिना किसी पेटेंट के, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में उसको इज्जत मिलता है ना सोसाइटी में। ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, इसको वर्ल्ड लेवल रिकॉग्निशन नहीं है, इसको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन कोई साइंटिस्ट होता है, अनाप शनाप थ्योरी, मतलब ठीक है, अच्छा काम करता, तो उसको बहुत कुछ रिकॉग्निशन मिलता, राइट। उसको नहीं है। तो मैन की आइडेंटिटी दो चीज से, उसकी बीइंग की है। बीइंग है उसका क्रिएटिव सेल्फ, जो उसको करने में मजा आता है। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर से बढ़िया पढ़ाते हैं, पर ट्रेन में अगर कोई पूछता है आप क्या है, आप बोलिए एजुकेटर, तो आपको उतना ज्यादा लोग इज्जत नहीं देंगे अगर आप बोलोगे आई एम ए प्रोफेसर, है ना। ठीक है, तो मैन बीइंग और सोशल बीइंग है, पहला बात। ठीक है, और मैन क्या है? परपिचुअली डिससेटिस्फाइड है, तभी तो वो कुछ क्रिएट कर रहा है, उसी से उसकी क्रिएटिविटी का पता चलता है। ठीक है, ही इज परपिचुअली डिससेटिस्फाइड एंड दैट्स द रीजन ही इज क्रिएटिंग। ठीक है, पर मैन जब वर्क में घुसता है, तो यहां पर उसकी क्रिएटिविटी की ऐसी की तैसी कर दी जाती है। उसको बोला जाता है यू प्रोड्यूस थिंग्स फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, तो मास प्रोडक्शन में जब भी आता है, तो आदमी का कंपार्टाइट, चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है। मास प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? मान लो यहां पर पहले एक कॉबलर है, ठीक है, तो वो अकेले सोल बना रहा है, लेस बना रहा है, शू को डिजाइन कर रहा है और शू को बना रहा है। लेकिन मास प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? एक जहां सोल बन रहा होगा, दूसरे जहां लेदर कट रहा होगा,
तीसरे जगह शेप दिया जा रहा होगा, चौथे जगह डिजाइन बन रहा है, राइट। तो यहां पर सिर्फ आप मास प्रोडक्शन में अपने प्रोडक्ट को भी नहीं देख पा रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे कॉबलर जब पूरा जूता बनाता था तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनता था उसको होता था सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। और वो अपने लिए भी बना सकता था, खुद भी यूज कर लेता था। यहां पर ना तो वो अपने लिए बना पा रहा है, ना खुद यूज कर पा रहा है, ना उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको मिल रहा है वेज, जो कि रिलेटिवली हमेशा कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द पीपल दोज हु आर ओनिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैन को क्या होता है, इसका एलिनेशन होता है। एलिनेशन कैसे क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कैपिटलिस्ट है उसमें क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसकी वजह से उसका एलिनेशन हो रहा है। किस क्यों हो रहा है उसका एलिनेशन, क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट से ना तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ना उसको खरीदना, उसको बाय भी करना पड़ जा रहा है, ना वो फाइनल प्रोडक्ट दे पा रहा है, राइट। तो इसमें क्या होता है एलिनेशन में, उसका एलिनेशन में क्या होता है, पहले तो उसका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलिनेट हो जाता है, ठीक है। वर्कर से ज्यादा मशीन को इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। फर्स्ट स्टेज, alienation from the process of from the process of प्रोडक्शन। तो इसमें क्या आ जाता है, वर्कर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीन हो जाती है। तो मशीन है, वर्कर रिप्लेस किया जा सकता है, मशीन रिप्लेस नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो वर्कर विल लूज कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। वर्कर लॉस्ट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन। जब वो लॉस्ट कर दिया कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन, तो वो एलिनेट हो जाएगा सेकेंड स्टेज में, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। ये हुआ, वर्कर्स डोंट नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि मास में प्रोड्यूस हो रहा है, उस सिर्फ जूता का एक सोल बना रहा है, उसको फाइनल प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ही हैज नो कंट्रोल ओवर द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। नाइदर द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू हिम, नाइदर द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू हिम, बिलोंग्स टू हिम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एलिनेशन फ्रॉम कोवर्कर। कोवर्कर, हर कोई अलग अलग जहां पे काम कर रहा है, हर कोई का अपना असाइंड जॉब है, किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बताता हूँ, हर किसी को अपना अपना टिकट या अपना अपना कोड बनाना है, हर कोई हर किसी से अलग अलग है, हर कोई किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है, सबका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल अप्रेजल है। ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कंपनी छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है, पैसा ज्यादा मिलता है, यही कहानी होती है, ठीक है। सो ही हैज लॉस्ट कंट्रोल विद इन हिज वर्क एरिया, work is totally compartmentalized and the workers get no time to interact with each other। मेरे साथ भी हुआ था, आई वॉज वर्किंग विथ ओरेकल। सब कोई अपना अपना टिकट देखता था, हर किसी को अपना अपना टेस्ट मशीन बनाना था, हर किसी को अपना अपना केस रिजोल्यूशन करना था, किसी को कोई लेना देना नहीं था। चौथा फेज जो है वो है एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ। अब जब सब चीज से वो कट ही गया है, तो इस सिचुएशन में वो एकदम हेल्पलेस फील करने लगता है, वो अपने एग्जिस्टेंस को भी एकदम डाउटफुल समझता है, अपने एकदम पूरे थॉट को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो काफी एलिनेटेड हो जाता है, ही इज वेरी एंग्री, ही इज एट द पीक ऑफ हिज एलिनेशन, ठीक है। तो इस फोर डायमेंशन में क्या होता है, इन्वर्शन हो जाता है रिलेशनशिप का, जो आदमी बना रहा था
वो आदमी अपने प्रोडक्ट से एकदम पूरी तरह से कट जाता है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन तभी विजुअलाइज किया जाता है जहां पे हम जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें चेंज आए। और वो चेंज तभी हो जाता है when the process of production or the factors of production will be collectively owned। इसका सॉल्यूशन कार्ल मार्क्स यही बोलते हैं कि इतना सब हो क्यों रहा है, प्रॉफिट के लिए हो रहा है। मास प्रोडक्शन, प्रॉफिट, प्रोडक्शन प्रॉफिट, इसी के लिए तो कंपार्ट प्रॉफिट, इसीलिए तो कंपार्टमेंटलाइज किया गया है ना। तो वो सब जब हटेगा तो आदमी ठीक हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यही बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये हुआ आपका एलिनेशन। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके हैं। 10% कल आपको डिक्टेशन करवाऊंगा, कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक दो छोटा कोई टॉपिक रह गया होगा, ठीक है, उसके बारे में खत्म कर देंगे। ठीक है। मार्क्स का अप्लीकेशन, मार्क्सिज्म हमने बता दिया है। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, यू कैन आस्क मी।